संस्कृति की बातें। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति की बातें कार्यक्रम में। और मैं कह रही थी कि आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत हम दीपावली पर बात करने जा रहे हैं। दीपावली जो हम बहुत ही हर्ष उल्लास, बहुत ही श्रद्धा के साथ मॉरिशस में मनाते हैं। और कब से मनाते हैं आप सबको पता है, जब से हमारे पूर्वज मॉरिशस में आए तब से। और एक ऐसा पर्व है जिसकी चर्चा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मॉरिशस में, लेकिन जिसका ज्ञान, जिसकी जानकारी हम में से बहुतों को बहुत कम है। और वो पर्व है छठ पूजा। छठ पूजा के बारे में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। कई इस तरह के निमंत्रण भी आ चुके हैं जो मॉरिशस में मनाई जाने वाली हैं। तो इस पर्व पर छठ पूजा का दीपावली के साथ क्या संबंध है, छठ पूजा है क्या, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और मॉरिशस में छठ पूजा किस तरह से वो पीछे रह गई, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, दो विशेष मेहमान हैं जो कि बिहार की भूमि से आए हुए हैं और मॉरिशस में बसे हैं। और आप हैं मेधा गजाधर जी, नमस्कार। नमस्कार। और साथ में है हमारे साथ निशांत शेखर जी, नमस्कार। मेधा गजाधर जी, आप एक एसोसिएशन है मॉरिशस में, पूर्वांचल एसोसिएशन, आप उसकी प्रधाना हैं। और निशांत जी, आप उसके सदस्य। और ये जो संगठन है इसमें छठ पूजा जैसे अन्य पर्वों के साथ साथ कई सांस्कृतिक बातों को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर विचार विमर्श करते हैं और कई गतिविधियों का भी आयोजन होता है। हमसे ज़्यादा इस संगठन पर आप दोनों आज बात करेंगी, लेकिन सबसे मुख्य बात जिसके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत, वो ये कि दीपावली का छठ पूजा के साथ क्या संबंध है और कब वो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। निशांत जी, आप जो 10 साल से मॉरिशस में बसे हुए हैं बिहार से, आप हमें बताएं छठ पूजा है क्या चीज़, कब मनाते हैं। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी लेने के लिए वो रेडियो सुन रहे हैं अभी। जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दिवाली का त्यौहार जो है, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे तो उनके आगमन के खुशी में पूरे अयोध्या नगरी को घी के दीपों से जगमग किया गया था। जी हाँ। और उसके उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा का आरंभ होता है। मतलब छठ एक्चुअली 6 से आप रिलेट कर रही हैं, लेकिन छठी मैया सूर्य भगवान की बहन मानी जाती हैं। अच्छा जी। और इस पूजा में वास्तव में यह एक प्राकृतिक पूजा है, क्योंकि इसमें न किसी पुरोहित की ज़रूरत होती है। और इस पूजा की खासियत यह है कि इसमें हम जो अस्त हो रहा है उनकी भी पूजा करते हैं और जो उदय हो रहा है उनकी भी पूजा करते हैं। अर्थात इस पूजा के माध्यम से हम यह संदेश लोगों को देना चाहते हैं या दिया जाता है कि अवस्था चाहे कोई भी हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी पूछ होनी चाहिए, चाहे वह जीवन की अवस्था हो या किसी चीज़ की अवस्था हो। क्योंकि ऐसा हम लोग के पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि जो अंत है वो अंत नहीं है, एक नए प्रारंभ की शुरुआत है। तो इसीलिए हम छठ पूजा में जो डूबते सूर्य हैं उनकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो डूबते हैं तभी तो नया सवेरा आता है। जी हाँ। तो फिर नए सवेरे का भी स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, और डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। और शायद डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए चंद्र का भी स्वागत करते हैं। नहीं, यह पूर्णतः सूर्य और छठी मैया जो उनकी बहन मानी जाती है उनकी पूजा होती है। अच्छा जी। और यह इतने पुराने दिनों से मनाया जाता है कि इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है जी। और सबसे पहले जब राम जी वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो सीता जी ने इस छठ पर्व को शुरुआत किया था। रामायण काल में इसका वर्णन मिलता है, ताकि राम राज्य की स्थापना हो सके, प्रजा में सुख शांति हो। इसके लिए सबसे पहले सीता जी ने इसकी शुरुआत की थी रामायण काल में, लेकिन इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। जब
अज्ञातवास काट रहे थे पांडव, जी हाँ। तब उनके मतलब सुख समृद्धि के लिए द्रौपदी जी ने किया था छठ व्रत, जिसके कारण वो अज्ञातवास में निर्जन वन में होते हुए भी उन्हें कभी खान पान और किसी तरह की समस्या नहीं हुई। तो इसके लिए द्रौपदी जी ने महाभारत काल में भी इसको किया। तो ये पर्व काफ़ी पुराना है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक वेद है और उस वेद में भी इसकी व्याख्या मिलती है छठ पूजा की। बहुत बहुत अच्छा खुलासा आपने दिया। छठ पूजा कब मनाते हैं, और इस पर अभी हम थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मेधा गजाधर जी से ये सुनना चाहूँगी कि ये जो पूर्वांचल संगठन एसोसिएशन है, इस पर आप हमें कुछ कहें। आप इसकी प्रधाना है, प्रेसिडेंट है। इसमें कौन कौन लोग सदस्य हैं? मॉरिशन लोग सदस्य हैं या सिर्फ भारत से आए हुए लोग? और इस संगठन का लक्ष्य क्या है? साथ ही किस तरह से ये संगठन छठ पूजा से जुड़ी हुई है? किरण जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं मॉरिशस में 15 साल से हूँ। जी हाँ। और कभी नहीं सोचा कुछ ऐसा, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है जिसका नाम अमृता है, एंड शी हैपन्स टू बी हिज बेटर हाफ, जो हमारे पास जो फ़ोन की और बोली कि वो उनका इंटेंशन था जहाँ पे वो सभी बिहारियों को, जी हाँ, जो कि सिर्फ मॉरिशस में इंडिया से आए हैं वैसा नहीं है, जो मॉरिशियन बिहारी हैं जिनके एंसेस्टर्स बिहार से आए हैं, उन सब को एक साथ एक जगह पे कनेक्ट करने का। अच्छा जी। तो ये हम लोगों का, ये जून में हम लोगों ने ये शुरू किया इस साल। हमारा एक फंक्शन हुआ था प्री इंडिपेंडेंस, और अभी ये हमारा, क्योंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल नहीं, ये इमोशन है। हम लोग कहते हैं, हम लोग जब दिवाली ख़त्म होती है तो हम लोग एक स्पिरिचुअलिटी 6 दिन, वो 6 दिन जो होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है। 6 दिन मतलब दिवाली जैसे ही दिवाली से अंत होता है, हाँ, तब से ये इस पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। और उसमें व्रत भी होता है जी। तो उसमें ये जो 6 दिन होता है, जैसे कि कार्तिक मास का अमावस्या जब होता है तो हमारे दिवाली मनाते हैं हम लोग अमावस्या, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो वो 6 दिन होती है, इसलिए छठी मैया कहते हैं हम लोग। एक तो ये, हाँ, सूर्य भगवान की वो बहन है, और छठी मैया क्योंकि एक और है कि शक्ति के 6 रूप हैं। जी हाँ। तो वो 6 रूप को भी हम लोग इसमें पूजते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं उगा हो सूर्य देव अर्घ लें छठी मैया। तो पूर्वांचल ग्रुप का मेन हमारा बस एक मोटिवेशन है, हमारा बस एक इंटेंशन है कि बिहारी समाज, बिहारी कल्चर, बिहारी ट्रेडिशन, बिहारी फेस्टिवल, जो भी बिहारी संस्कृति, उसको हम लोग बढ़ाएं, उसमें हम लोग जोड़ें। जैसे यहाँ पे हमारे जब एंसेस्टर्स आए थे यहाँ पे, तो दिवाली लेके आए। जी हाँ। और जब दिवाली सेलिब्रेट होता है तो लगता है पटना और पोर्ट लुइस साथ में उज्ज्वलित हो गया। जी हाँ जी। तो वैसे ही हम लोग पहली बार कर रहे हैं ये छठ पूजा यहाँ पे मॉरिशस में, और हम लोग सोच रहे हैं कि मॉरिशस के बीच और गंगा घाट एक हो जाए। ज़रूर, क्यों नहीं। तो अब ये बताएं कि आपने कहा कि एक छठ माता की चर्चा आपने की, और फिर ये 6 दिन पूजा व्रत वगैरह होती है। तो मतलब ये पूजा शुरू होती है क्या दिवाली के अगले ही दिन या छठे दिन ये करना चाहिए? मतलब अगर कोई आम जनता, अगर कोई परिवार इस पूजा को करना चाहे तो क्या करना चाहिए? पहला कदम क्या है? एक्चुअली दिवाली के कल होके गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा शायद यहाँ किसी और रूप में जाना जाता हो, लेकिन एक्चुअली गोवर्धन एक पहाड़ का नाम था। जी हाँ। और श्री कृष्ण जी ने उसको अपने कानी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे धारण किया था इंद्र भगवान के घमंड को जवाब देने के लिए। वो इसके लिए कृष्ण जी का भी ये मानना था कि हम प्रकृति की पूजा करें, जो हमारे दिनचर्या में जो हमें सहयोग करते हैं, नदी, हाँ। नाले, तालाब, पहाड़, ये जो चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है, उसकी पूजा करें। तो गोवर्धन पूजा के बाद फिर भाई दूज का जी हाँ। भाई दूज होता है। उसके बाद नहाए खाए से वास्तव में छठ पूजा की शुरुआत होती है। यह इतना पवित्र पर्व है कि पहले आत्म शुद्धि करना है, शरीर की शुद्धि करना है। इसके लिए नहाए खाए में
जितनी भी ये भी एक पर्व है, नहाए खाए छठ का ही एक उस दिन से छठ शुरू हो जाती है, क्योंकि नहाए खाए में क्या होता है कि पहले जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तो आप आगे का व्रत नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए व्रतियाँ क्या करती हैं, जो छठ व्रतियाँ करती हैं, महिलाएं पुरुष भी करते हैं, तो वो उस दिन पवित्र होके नहा के फिर प्रसाद वगैरह बनाती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। मतलब आप छठ जो मुख्य संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ है वो देने से पहले ही आपको शरीर को शुद्ध करना है। तो नहाए खाए से सात्विक भोजन, जनरली लोग चावल और कद्दू ये सब्जी वगैरह खाते हैं, जो शास्त्रों में जिनको सात्विक माना गया है उस तरह के खाना को खाते हैं। तो इसको छठ पर्व का पहला दिन भी माना जाता है। उसके बाद दूसरा दिन खरना पूजा होता है। खरना पूजा में गुड़ का खीर, रोटी, केला, इन सब का प्रसाद छठ मैया को चढ़ाया जाता है। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं घर में, सबको उनको प्रसाद दिया जाता है। और इस खरना पूजा के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है, जिसमें ना आपको अन्न लेना है ना जल पीना है। तो खरना पूजा के बाद जो छठ व्रती हैं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। कौन करता है ये व्रत? घर की जो महिला है या घर के पुरुष है या ये एक ऐसा पर्व है जो जाति, धर्म और संप्रदाय से सबसे ऊपर उठ के है, क्योंकि ये पर्व आप देखती हैं समुद्र किनारे मनाते हैं, नदी किनारे मनाते हैं, और वो घाट पे हर जाति समुदाय के लोग होते हैं। हर जाति समुदाय के लोग एक साथ पानी में उतरते हैं, कोई छुआछूत नहीं, कुछ नहीं। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और जो घर की बुजुर्ग महिलाएं खासकर वो करती हैं। लेकिन ये छठ पर्व का पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया से जो मन से मांगा जाता है उसकी पूर्ति वो करती हैं। तो इसका ये है कि अगर मान लीजिए किसी पुरुष ने भी कुछ मांगा और उसकी पूर्ति हो जाती, तो उस दिन से वो भी छठ मैया को अपना आभार व्यक्त करने के लिए व्रत शुरू कर देता है। अच्छा। और यह एक काफ़ी कठिन व्रत है जिसमें नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ हैं तभी तो ये निर्जल व्रत धारण कर पाएंगे। बिल्कुल, ये एक्चुअली जो पर्व है प्रकृति की शुद्धता के साथ साथ शरीर की शुद्धता के लिए भी ज़रूरी है। आजकल आप देखती हैं मेडिकल साइंस भी कहता है डिटॉक्स, कि बॉडी को डिटॉक्स तो करना ही है, फास्टिंग से तो ये होता ही है। साथ में जो आप शाम का अर्घ देती हैं और सुबह का अर्घ देती हैं, तो यह विज्ञान में भी कहा गया है कि सुबह और शाम की जो सूर्य की किरणें हैं वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है और बहुत सारी बीमारियों का वो नाश करती है। जी हाँ। तो इसलिए जब शाम में आप अर्घ देने जाते हैं, सूर्य की किरणें से आप लाभान्वित होते हैं। सुबह का सूर्य का तो एक आपके नियमित दिनचर्या में भी अगर यह शामिल होता है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा। ज़रूर। और मेधा जी, आप जो कि एक महिला हैं और प्रधाना भी हैं इस संगठन की, तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि आज एक पुरुष हमें एक ऐसी पूजा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। और हमने मॉरिशस में देखा है कि जितनी भी संस्कृति की बातें हैं, त्यौहार, पर्व हैं, अधिकांश मैं कहूँगी वो महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। और छठ पूजा जिसके बारे में आप इतने विस्तार से बहुत खूबसूरती के साथ जानकारी दे रहे हैं, मुझे कहीं ऐसा भी लगा कि घर की बुजुर्ग महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, शुरू करती हैं, और अगर पुरुष को मतलब उनको भी फल मिले तो वो भी करने लगते हैं। आप हमें बताएं कि एक महिला की हैसियत से आपको कैसा लगता है छठ पूजा का जो शुरुआत है वो कैसे की जाती है? इसमें बच्चे, घर के पूरे परिवार, सभी सदस्य शामिल होते हैं या किसी एक को करना पड़ता है? आप कुछ इस पर विस्तार करें। छठ जब आप करते हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं करता, समाज करता है। मतलब एक परिवार अकेले छठ पूजा नहीं मना सकता? नहीं, वो पूरा समाज करता है। अच्छा। वो पूरे परिवार, पूरा नेबरहुड, सब कुछ जुड़ता है उसमें। जी हाँ। आपका घर धुलेगा, आपके घर में जो भी आपको वो ठेकुआ बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, वो बांटेंगे। पूरे पड़ोसी आपके घर आएंगे, वो साथ में जुड़ेंगे, बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे। छठ मतलब जुड़ाव। अच्छा।
तो ये ऐसा नहीं है कि मैं छठ कर रही हूँ तो सिर्फ मैं कर रही हूँ, घर पर अकेली। वो घर के सारे मर्द, घर के सारे बच्चे, अगर कोई नहा खा कर रहा है तो वो सब लोग कर रहा है साथ में। जी हाँ, क्योंकि ये त्योहार है डिसिप्लिन का, जी, प्योरिटी का, और साथ में अपनों को एकत्र करने का, जी, जड़ों से, अपने जड़ों से जुड़ने का। हाँ, तो जब कोई एक परिवार करता है तो उसके साथ 10 परिवार जुड़ते हैं और लोग भाव से जाते हैं, भाव से डोनेशन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से जाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, श्रद्धा से जो करना है, घाट सजाना है, आप जो भी उस छठ की प्रक्रिया में जो भी लगता है वो सब लोग भाव से करते हैं, सिर्फ भाव होता है। जी हाँ, और उसमें जैसे इन्होंने कहा कुछ ये नहीं कि कोई ऊंचा जात है या कुछ छोटा, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कोई साथ मिलके करते हैं। जी हाँ, और आपने घाट की बात की, घाट स्थापित करना वो कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है? तो हमारे बिहार में हम लोग गंगा जी पे करते हैं। गंगा माँ, एक नदी के निकट जाना चाहिए। गंगा माँ, नदी, अगर किसी के पास गंगा नहीं है, नदी नहीं है, तो लोग अपने घर में छोटा सा घाट बनाते हैं और वहाँ पे करते हैं। उसको केला के स्तंभों से सजाया जाता है, खूब सारा फूल का डेकोरेशन, बहुत सुंदर से सजाया जाता है। जी हाँ, और जितना सुंदर, और उसमें जब वो व्रती जब वो उतरती हैं और उस पर सूप में आप तरह तरह के पकवान, ठेकुआ होता है, खाजा होता है, मिठाई होता है, फल होता है। इसमें लगा सकते हैं। गातो बता था हमारा मॉरिशस, हाँ, हमारी विशेषता है ये। हम लोग वो भी लगा सकते हैं। और मतलब जो भी आप शुद्ध मन से आप ऑफर कर सकते हैं, आप करिएगा। और छठी मैया को कहिएगा कि आपके परिवार को, जो लोग भी उसमें जुड़े हैं, उनके परिवार को, सबको स्वस्थ रखें, आशीर्वाद दें, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ही सुंदर त्यौहार है। तो आप कह रही हैं कि आप लोग इस पूजा को आयोजित करने के लिए अभी सक्रिय हो रहे हैं, तो आप लोगों का ये आयोजन होगा कहाँ? क्या देश के सभी लोग उसमें आकर शामिल हो सकते हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि जितने लोग आए और इस फेस्टिवल के बारे में जाने, वो हमारे लिए, मतलब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने कुछ एक कहते हैं ना, यू कम हियर, यू आर हियर फॉर ए रीजन, यू आर हियर फॉर ए रीजन एंड यू आर हियर फॉर ए सीजन। यस, तो मेक दैट सीजन मेमोरेबल। तो अगर हम लोगों का ये कुछ किया हुआ अगर सबको हम लोग बता के गए तो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ, ये सबके लिए खुला है, सब लोग आ सकते हैं। हम लोग अपना प्रेयर, छठ का पूजा खरना से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 26 अक्टूबर को है, संडे को शाम में हम लोग कर रहे हैं। पाल्मा में एक मंदिर है, वृंदावन सार्वजनिक मंदिर, पाल्मा में एक मंदिर है। और फिर हम लोग 27 को त्रिकोफ्लाक घाट पे हम लोग करेंगे, जहाँ पे सारी व्रती पूजा करेंगी, सूप चढ़ाएंगी, सूर्य देव की पूजा करेंगी। कितने बजे शुरू होगा ये? खरना का जो कि संडे को है, 5:30 से हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने गेस्ट आ सकें, संध्या के समय जी। और वो भी शाम वाला जो घाट वाला है वो 2:30 बजे से हम लोग वहाँ पे रहेंगे, 2:15 से। लेकिन वो पूजा 5, 5:15, 6 बजे से व्रती घुसेंगी पानी में। सही बोल रही हूँ निशान जी? उसके पहले से वो एक्चुअली पानी में ठारी उसको बोलते हैं देना। हाँ। वो आधे एक घंटे वो लोग सूर्य भगवान को ध्यान करके पानी में खड़े होते हैं जब तक कि वो अस्त नहीं हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि 4 बजे से वो लोग शुरू कर लेते हैं और सनसेट मुझे लग रहा है 5:30 के आसपास होगा, तब तक ये चलेगा। जी हाँ, सनसेट तक उनको वहाँ पानी में ठारी देना है। जी हाँ। फिर नेक्स्ट डे सुबह में वो लोग, सुबह सनराइज से वही 1 घंटा पहले वो फिर से पानी में जाके सूर्य देव का नमस्कार करेगी। और जब तक सूर्य देव नहीं आएंगे तब तक वहीं पे रहेंगी। रात भर आप लोग वहीं रहेंगे? नहीं मतलब पूजा के बाद आप लोग घर जाएंगे, फिर सुबह फिर आएंगे? फिर सुबह आएंगे। अच्छा जी। छठ पूजा में एक कोसिया भी बोला जाता है, जिनके घर बच्चे जन्म लेते हैं या कोई उनका मांगा हुआ पूरा हो जाता है, तो वो लोग
कोसिया बैठाते हैं। कोसिया में क्या करते हैं, उसमें वो रात भर घाट पे रुकते हैं। कोसिया में एक मिट्टी का हाथी बनाते हैं और गन्ने से उसको डेकोरेट करके पूरा घाट पे दीप जलाते हैं और वहाँ पे रुकते हैं और सुबह का अर्घ दे के ही आते हैं। तो अच्छा। इस प्रक्रिया को जैसे आप सुनती होंगे कि ये छठ व्रती हैं और इस बार ये कोसिया बैठाएंगी। अच्छा। तो कोसिया बैठाना एक ये हुआ कि उनकी उनका मनोकामना पूरा हुआ, तो इस बार वो कोसिया बैठाएंगे। अच्छा जी। संस्कृति की बातें। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम दीपावली और उससे जुड़े अन्य पर्वों पर, विशेष तौर पर छठ पूजा पर बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं और आप हैं मेधा गजाधर जी और फिर निशांत शेखर जी। और आप दोनों हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ बता रहे हैं किस तरह से जो बिहार का ये पर्व है वो दीपावली के साथ कैसे बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। मॉरिशस में दीपावली को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही पारंपरिक तरीके से हमेशा से मनाया है। उस समय जब वो मॉरिशस आए थे, बहुत ही दरिद्रता, बहुत ही गरीबी का वो एक समय था जब उनके पास दिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए दीपावली मनाया। जैसे कि पपीते को काट कर उसमें फिर एक कपड़े का सूता बनाकर उसमें लगाना, फिर उसमें मिट्टी तेल डालकर उसको जलाना। बस घर आंगन में 2-3 ऐसे दिए जल जाए तो घर रोशन हो जाता था। और फिर जो भी संसाधन था उनके पास, एक तो शक्करकंद जो खेतों में बहुत मिलता था वो सभी के पास हुआ करता था, साथ में मैदा और चीनी और नारियल भी तो बहुत उपलब्ध था। फिर उस समय से शुरू हुई ये परंपरा गातो बतात बनाने की। और तब से आज भी मॉरिशस में आज हलवाई भंडारी बहुत हैं, लेकिन घर पर जब तक गातो बतात ना बने तब तक दीपावली हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती सही मायने में। और आज भी बल्ब का ज़माना है, बहुत ही इलेक्ट्रिक सिस्टम आ चुके हैं, लेकिन तेल, मिट्टी का दिया और अगर बाती का प्रयोग नहीं हुआ कम से कम 3-4, उसको भी हम दिवाली नहीं मानते। मतलब हम परंपरा के साथ ये देश बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन पीछे कैसे छठ पूजा रह गई ये नहीं बता सकते। लेकिन आज जब हम छठ पूजा की बात कर रहे हैं, जिस पर आप दोनों ने बहुत सुंदर रूप से विस्तार दिया, तो हम दीपावली के साथ जुड़े मतलब अन्य पर्वों पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों हमें संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, संस्कृति के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा होता है, सिर्फ फ़ायदे का हम नहीं सोच रहे, मतलब क्या लाभ होता है। एक तो अभी आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक सामुदायिक पर्व है जहाँ पर आपके जो परिवार के सदस्य हैं, बड़ों से लेकर छोटों तक, और फिर जो भी आपके पड़ोसी हैं, सभी में एक एकता आती है। तो इसके साथ साथ क्यों संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, ये हम आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आपसे सुनना चाहेंगे। मेधा जी। किरण जी, आज के बच्चों के पास, आज के यूथ के पास दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन है ना? सही। लेकिन कभी अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछिए, हाँ, तो उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी हाँ। उन्हें नहीं पता वो कौन है। और ये तभी होगा, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हम लोग वापस अपने जड़ में जाए। जी हाँ, जहाँ से हम लोग आए हैं। होम कमिंग, गोइंग बैक टू योर रूट्स। Yes. जड़ों के साथ मिले। जब भी हम लोग दिवाली या छठ कोई पर्व मनाते हैं, तो हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखना चाहते हैं, हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। और ये एक, हमारे एंसेस्टर ये बोले कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक फ़िलॉसफी है। जी हाँ, लाइफ फ़िलॉसफी है कि जब बाप बेटा साथ में दिया जलाता है, साथ में कुछ बात करता है, जब माँ बेटी बेटा सब लोग मिल के मिठाई पकाते हैं। मुझे याद है जब मैं आई थी मॉरिशस में, तो सब लोग बोलते थे आज हम लोग हस्बैंड वाइफ मिल के मिठाई बना रहे हैं ताकि हम लोग कल जाके घर घर दें। जी हाँ, है ना? तो क्यों? क्योंकि एक वो समय होता है जब हम परिवार के साथ जुड़ते हैं, और ये अब धीरे धीरे खो रहा है। जी हाँ, सब कोई खो रहा है, सब कोई बिजी है अपने लाइफ में। जब तक ये एक पर्व न आए लोग मिलते नहीं हैं अपनों से। मिलते नहीं हैं।
तो अगर पर्व ही साथ रखता है तो क्यों नहीं पर्व मनाया जाए। एक ऐसा पर्व मनाए जो सामुदायिक हो, जो सबको जोड़े और बच्चों को पता चले कि वो हैं कौन। बिहार एक स्टेट नहीं है, बिहार एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है, एक सभ्यता है जहाँ पे नर्मदा, एक कितनी सारी नदियाँ बहती हैं, कितने सारे यूनिवर्सिटीज़, नालंदा यूनिवर्सिटीज़, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वहीं से हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से बहुत पहले से है। जी हाँ। हमारे बिहार ने हमें क्या क्या नहीं दिया। चाणक्य बिहार के हैं, हमारे प्रथम आर्यभट्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बिहार से हैं, सम्राट अशोक बिहार से हैं, और भी कितने लोग जी हाँ बिहार से हैं। लेकिन हम बिहारी अपने आप को बिहारी होके भी, जब कोई बिहार से दिल्ली आ जाता है तो बोलता है नो आई एम फ्रॉम दिल्ली। वो नहीं चाहते हैं बिहारी बनना। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सबको गर्व से बोलना चाहिए हम बिहारी हैं, और जहाँ जहाँ बिहारी हैं उन सबको साथ जुड़ के अपने बिहार को मनाना चाहिए। ज़रूर। और जब आप ये बातें कर रही हैं तो इसका यही अर्थ होता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी, अपने पहचान, अपने अस्तित्व पर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा पर गर्व होनी चाहिए। और भाषा, संस्कृति और अपनों को जोड़ने वाला पर्व ही होता है। इसीलिए दीपावली उन कई पर्वों में से एक है जो पूरे परिवार, पूरे गांव, पूरे समुदाय, पूरे राष्ट्र को जोड़ कर रखता है। अब राष्ट्र से आगे जाएं तो पूरे विश्व को जोड़ कर रखता है। क्योंकि आज मैं हमेशा कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसको हम रोज़ जीते हैं। और जब पर्व आता है तो हम देश विदेश अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं और उपहारों का आदान प्रदान भी होता है। तो यही है पर्वों का इसकी जो विशेषता है। अब दीपावली के बाद जो पर्व होते हैं उस पर आप लोगों ने बताया, छठ पूजा है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है। लेकिन दिवाली से पहले भी कई पर्व आते हैं। दीपावली सिर्फ उस दिन का एक दिन का पर्व नहीं होता। तो इससे पहले हमने सुना है छोटी दिवाली, धनतेरस, आप यम दीप जलाते हैं। तो इस पर कुछ हमें बताएं कि ये शुरू होता है, दीपावली शुरू होती है कब से, कई दिन पहले से, कितने दिन पहले से, और किस किस दिन किस किस पर्व को मनाते हैं। एक्चुअली दिवाली एक्चुअली एक त्यौहार है, क्योंकि इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर्व में हमें बहुत सारे नियम पालन करना पड़ता है। तो जो दिवाली का त्यौहार है वास्तव में धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस का मतलब, धन का मतलब संपत्ति और तेरस का मतलब 13वीं। अच्छा। तो ऐसी मान्यता है कि ये धनतेरस में जो है हम भगवान धन्वंतरी का पूजा करते हैं, जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं और सुख संपत्ति देने वाले भगवान माने जाते हैं। तो धन्वंतरी भगवान का पूजा किया जाता है और इसमें जनरली कोई सोना, चांदी या स्टील के बर्तन वगैरह खरीदते हैं धनतेरस के दिन। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी आप खरीदते हैं वो 13 गुना हो जाता है। अच्छा जी। तो इसलिए धनतेरस मनाते हैं, मतलब एक दिन पहले, दो दिन पहले, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आती है जिसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। मतलब इस वर्ष अगर सोमवार को दीपावली है तो शनिवार को धनतेरस होगी। और उस दिन करना क्या चाहिए, एक बर्तन या फिर एक जो जेवर आपने कहा उसकी खरीदारी होनी चाहिए। 13 गुना करना है, आप वो खरीद लीजिए। अच्छा जी। और फिर कुछ और करना पड़ता है घर पर, दिए कुछ जलाते हैं उस दिन? देखिए, जो हमारे जो संस्कृति में जो पर्व त्योहार बनाए गए हैं, जो एक मान्यता है, वो प्रमुखता से इस बात पे जोर स्वच्छता पे देती है। तो दिवाली में भी जो इस पर्व का जो है धनतेरस और छोटी दिवाली तक हमको सारे घर को साफ सफाई कर लेना है ताकि दिवाली का त्यौहार अच्छे से मना सकें, लक्ष्मी माँ और ऐसा स्वच्छता में प्रवेश करें। जी। और ऐसी मान्यता है कि जो लक्ष्मी माता
का जो उदय हुआ वो क्षीर सागर से हुआ समुद्र मंथन के समय, और उसके बाद वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। तो ऐसी मान्यता है कि दिवाली जो कार्तिक अमावस्या के रात को मनाया जाता है, उस दिन माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पे सवार होकर रात्रि में अपने भक्तों के इधर देखने जाती हैं, और जिनके यहाँ ज़्यादा स्वच्छता, साफ सफाई और पवित्रता उनको मिलता है, उनके घर में वो वास करती हैं। तो इसलिए हम दिवाली से पहले जो छोटी दिवाली होता है तब तक जो भी घर के टूटे फूटे सामान वगैरह सब हटा देते हैं, घर की पूरी तरह से सफाई कर लेते हैं। तो मॉरिशस में ये बहुत गहरे रूप से हमारी परंपराओं में जुड़ चुका है। दीपावली के दिन आप चाहे बहुत अच्छी तरीके से हज़ारों दिए जलाएं या ना जलाएं, बस 25-40 दिए ही जलाएं, लेकिन स्वच्छता पर, साफ सफाई पर महीनों पहले यहाँ पर काम शुरू हो जाता है। इतना काम होता है कि दीपावली के लिए आप थक जाते हैं। मॉरिशस में ये प्रथा बहुत गहरे रूप से जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पूर्वज आए थे वो शक्कर कोठियों में रहते थे और बहुत ही गरीबी का वो दिन था। उसके बाद जब गांवों की स्थापना हुई तब भी वो बहुत गरीबी हालत में जी रहे थे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि जिस परिप्रेक्ष्य, जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस माहौल में भी वो जी रहे हो वो साफ़ हो, उस समय कम से कम साफ़ रहें, साफ़ सुथरा रहें। नए कपड़े, इसकी भी प्रथा बाद में आई, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से नए कपड़े, लेकिन कम से कम उस दिन साफ कपड़े पहन सके। इन बातों को जीते हुए यह देश इस तरह से संस्कृति की बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस मकाम पर पहुंचा है। जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं वो दीपावली से बहुत गहरा संबंध है मॉरिशस में। जी जी बिल्कुल। और एक जो छोटी दिवाली मनाते हैं उसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक नरकासुर करके एक राक्षस था जो कि काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था और काफ़ी असुरी प्रवृत्ति का था। तो उनको एक वरदान मिला हुआ था नरकासुर को कि उसकी हत्या सिर्फ उसकी माता के द्वारा ही हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी जो सत्यभामा थी वो उनकी माता की पुनर्जन्म थी। जो नरकासुर की माता थी भूमि देवी, उनका वो पुनर्जन्म था सत्यभामा। तो जब उनका आतंक बहुत बढ़ गया नरकासुर का, तो श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी को सारथी के रूप में ले जाकर वहाँ पे उसका छोटी दिवाली के दिन वध करती हैं और काफ़ी जो बंदी लोग थे उनको मुक्त कराया जाता है। तो उस खुशी के उपलक्ष्य में छोटी दिवाली मनाई जाती है और ये इसीलिए एक दिन पूर्व किया जाता है जी, और इसीलिए इसका नाम भी नरक चतुर्दशी बोला जाता है। और यमदीप कब जलाते हैं? यमदीप इसी दिन छोटी दिवाली के दिन ही घर के बाहर एक जम का दिया जलाते हैं ताकि जो भी असुरी शक्ति है वो बाहर ही नष्ट हो जाए, हमारे घर के अंदर प्रविष्ट ना करे। और साउथ की तरफ करके अच्छा। और चार हाँ, उसमें 4 मुख होते हैं उस दिए में, और हम लोग गोबर से बनाते हैं। अच्छा। इंडिया में हम लोग गोबर आप से लोग बनाते स्वयं हैं। बनाकर उसको जलाते हैं जी, घर फिर के। उसको अगले दिन तोड़ना चाहिए, ये सही है? नहीं, गोबर का रहने पे वो खुद ही हाँ। लेकिन अब यहाँ पे तो उतना गोबर नहीं अवेलेबल है, तो जो है। और अभी तो बहुत रंग बिरंगे 4 मुख दीपक 4 मुख दिया बिक रहा है। तो साउथ की तरफ करके हम लोग जलाते हैं क्योंकि साउथ हमारे यम का अच्छा कोना है। अच्छा जी, ओके। मतलब यमदीप और छोटी दिवाली वो एक ही दिन है जी। और धनतेरस के दिन दिए नहीं जलाते? जलाते हैं, उस क्यों दिन नहीं भी? जलाएंगे? क्योंकि आप दिए तो रोज जलाते हैं। धनवंतरी भगवान का आप प्रेयर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जलाएंगे? जी। यहाँ पे तो मॉरिशस में मैं देखती हूँ कि धनतेरस के दिन लोग पूजा करते हैं। जी, सच है। हाँ, कुबेर की पूजा होती है। जी हाँ। तो दिए तो जलाने ही चाहिए। दिए तो आप दिवाली 4 दिन पहले से शुरू हो जाती है। जी। कार्यक्रम को समाप्त करने में बस चंद ही मिनट बाकी हैं, कुछ 5 मिनट हमारे पास हैं। तो हम चाहेंगे मेधा जी, जो कि आज आप पूर्वांचल संगठन की प्रधाना के रूप में हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे इस जो संगठन है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या मतलब इस संगठन का लक्ष्य क्या है, कौन कौन सी गतिविधियों को आप महत्व देते हैं, मतलब
इसमें सिर्फ पर्व को बढ़ावा देना है, मतलब क्या क्या गतिविधियां आप चलाती हैं? कोई उसका मेंबर बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? कुछ इस पर हमें खुलासा दें। पूर्वांचल संगठन, हम लोग पूर्वांचल कल्चर को यहाँ पे बढ़ावा करने के लिए लाए हैं। वो सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं है, लैंग्वेज है। जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से अभी आए हैं और आप लोग, आपके एंसेस्टर्स आए थे, तो बहुत कुछ बीच में मिस हो गया है। जी हाँ। जो कि मॉरिशन, जो कि बिहार से आए हैं या यूपी से आए हैं, उनको नहीं पता है और वो हम जानना चाहते और हैं, आप समझना जानना चाहते हैं। हाँ। और जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे, हम लोग फ्लाई कैसे करेंगे? नहीं, है ना। तो इसीलिए इस संगठन का एक ही मकसद है कि हम लोग वहाँ के सारे कल्चर को यहाँ के मॉरिशन कल्चर में अच्छे से इंटीग्रेट करें। और इसके मेंबर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमारे खरना पार्टी में आना है, जो कि हम लोग 25 अक्टूबर को हैं। हम लोग सब लोग होंगे वहाँ पे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी 26 अक्टूबर को वृंदावन सार्वजनिक मंदिर है, जो कि पाल्मा में है, वहाँ पे आइए। हमारा कार्यक्रम 5:30 बजे से शुरू हो रहा है। आप लोग आइए, वहाँ पे हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये संगठन क्यों बना, कैसे बना, कौन जान सकते हैं, कौन आ सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा होगा जितने लोग जुड़ सकें। और मैं तो हूँ ही, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर। तो क्या इस संगठन में सिर्फ छठ पूजा के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, या इसके बाद और भी गतिविधियाँ चलती रहेंगी? मतलब साल भर का आप लोगों का जो कैलेंडर है वो कैसा होने वाला है? अगर कोई इसमें शामिल होना चाहे तो वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आगे चलकर आप लोग क्या करेंगे, तो इस पर कुछ कहें। एक्चुअली जैसा मेधा जी ने बताया कि इसका जो मकसद है पूर्वांचल के संस्कृति को मॉरिशस में के संस्कृति के साथ इंटीग्रेट करना, जो कहीं ना कहीं छूट गया है पीछे, उसको फिर से वापस फ्रंट पे लाना। शायद उसमें भगवा, उसमें होली चौताल, ये भी होने वाली है। जैसे हमारी संस्कृति है, जैसे हमारा खान पान काफ़ी यहाँ पे मॉरिशस में आके लोगों का बदल गया है। जो उनके पूर्वज का जो खान पान था, उस समय उस वस्तु की उपलब्धता यहाँ नहीं थी, संसाधन जो उपलब्ध था उसके हिसाब से ढल गया। लिट्टी चोखा करेंगे। अभी कभी कोई फूड फेस्टिवल कर सकते हैं जो पूर्वांचल के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उस तरह के जो महिलाओं के तीज त्यौहार हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी जो वहाँ की कला संस्कृति है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा उसको प्रमोट करने के लिए, चाहे वो फूड फेस्टिवल हो, चाहे वो कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, इस तरह का आयोजन आगे भी करते रहने का। मधुबनी पेंटिंग है, उसको यहाँ पे जो कि बिहार का है, नामी है, वो हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। हम लोग एजुकेशनल सेशंस भी करेंगे। जी हाँ। ताकि लोगों को बता सकें कि क्या है। जैसे लोग मुझसे बोलते हैं बिहार की बेटी हो, भोजपुरी नहीं बोलती। ये हाँ। बहुत नॉर्मल सा बात है, लेकिन बिहार एक लिंग्विस्टिक डायनेस्टी है, अगर मैं उसको ऐसे बोलूँ, क्योंकि सिर्फ भोजपुरी नहीं है, सिर्फ भोजपुरी नहीं है, वहाँ पे मैथिली है, मगही है, और भी निशान जी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अंगिका है, बज्जिका है। तो ऐसे करके हर 100 कोस पे बोली बदल जाती है। हाँ। तो हम लोग हर वो चीज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कहीं खो गई है। जी हाँ। और मोदी जी ने कहा था कि छठ को नेशनल त्यौहार करेंगे, तो हम लोग यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में उनको शामिल करना है। तो वर्ल्ड में जितने जगह हो रहे हैं अभी, जो बिहार और पूर्वांचल के प्रवासी जो हैं, सिर्फ मॉरिशस और फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो में न रह के अभी आप अमेरिका चले जाइए, वर्ल्ड के हर कोने, हर देश में ये जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे पूर्वांचल की संस्कृति भी पहुँच चुकी है। तो अब छठ एक ग्लोबल त्यौहार हो चुका है, और यही मोदी जी का भी प्रयास है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कराया जाए। तो उसी के तहत हम लोग का भी प्रयास है कि मॉरिशस में भी धूमधाम से इसको मनाएं। छठ एक पहल है, बाकी तो आगे चलता ही रहेगा। ज़रूर। आप दोनों आए, अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ आप लोगों ने ये सारी जानकारियाँ बांटी, जो कि मुझे यकीन है सभी जानना चाहते थे। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रमुख बात
निकली इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो ये कि छठ पूजा को बहुत जल्द यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी में शामिल किए जाने का प्रयास शुरू हो चुका है। और क्या पता कुछ ही सालों में इसको या इसी साल के अंतराल दिसंबर महीने में इसको अंकित भी किया जा सके। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। धन्यवाद, नमस्कार। संस्कृति की बातें।